तो बच्चों, हमारा आज का विषय है विशेषण। विशेषण विषय पढ़ने से पहले कुछ उदाहरण देखिए। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। अतुल 2 किलो सेब लाया। पहला वाक्य, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। इसमें रंग बिरंगे गुब्बारों की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। दूसरे वाक्य में 4 पुस्तकों की संख्या बता रहा है, 4 शब्द। तीसरे वाक्य में अतुल 2 किलो सेब लाया। इसमें 2 किलो सेब की मात्रा, मापतोल को बता रहा है। तो इन सब वाक्यों से ये सब वाक्य क्या दर्शाते हैं कि जो रंग बिरंगे 4, 2 किलो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, ये गुब्बारे, पुस्तकें और सेब की विशेषता बता रहे हैं। और व्याकरण के अनुसार गुब्बारे, पुस्तकें और सेब संज्ञा शब्द हैं। तो विशेषण की क्या परिभाषा हुई? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। आगे देखिए, विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताई जाए, अर्थात वे विशेषण शब्द या जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। जैसे हमने पहला वाक्य पढ़ा था, गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। इसमें रंग बिरंगे विशेषण शब्द था और वो रंग बिरंगे विशेषण शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? गुब्बारे की। तो गुब्बारे क्या हो गया? विशेष्य। दूसरा वाक्य देखिए, नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। इसमें 4 विशेषण शब्द हैं और पुस्तकें विशेष्य शब्द है, क्योंकि 4 विशेषण शब्द जो है वो पुस्तकें संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तीसरा वाक्य था, अतुल 2 किलो सेब लाया। इसमें 2 किलो विशेषण शब्द है और सेब विशेष्य शब्द है। अतः विशेष्य शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। विशेषण के भेद। आगे हम पढ़ेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के मूल रूप से 4 भेद माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इन विशेषणों के भेदों का हम एक एक करके विस्तार से वर्णन करेंगे। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि शब्द से ही ज्ञात हो रहा है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, समय, दशा, स्थान, अवस्था आदि का ज्ञान हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण दोष में क्या आएगा? गुण दोष में आएगा समझदार, अच्छा, मूर्ख, आलसी, डरपोक। रंग रूप में आएगा गोरा, काला, हरा, गुलाबी आदि। आकार में आता है ऊंचा, नीचा, चौड़ा, लंबा, पतला, टेढ़ा आदि। समय में आएगा आधुनिक, प्राचीन, दैनिक, मासिक, ऐतिहासिक आदि। स्थान देशी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी। और अवस्थाओं में आता है युवा, बूढ़ा, रोगी, कमजोर, अस्वस्थ आदि। ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक उदाहरण से देखिए, बलवान भीम ने युद्ध में सभी को हरा दिया। इसमें बलवान शब्द जो है वो विशेषण शब्द है जो भीम संज्ञा शब्द की, विशेष्य की विशेषता बता रहा है।
इसमें बलवान जो है वो विशेषण शब्द भीम के गुण को बता रहा है, अतः बलवान शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए गुणवाचक विशेषण के। सच्चा व्यक्ति ही महान है, हरा पेड़ मुरझा गया, प्यासा कौवा पानी की खोज में घूम रहा है, पहाड़ी लोग परिश्रमी होते हैं। पहले वाक्य में सच्चा व्यक्ति ही महान है, यहां पर व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है सच्चा। तो पहले वाक्य में सच्चा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा वाक्य देखिए, हरा पेड़ मुरझा गया, यहां पर पेड़ का रंग बताया जा रहा है कि हरा पेड़ मुरझा गया। तीसरा वाक्य, प्यासा कौवा पानी की खोज में घूम रहा है, कौवे की दशा बताई जा रही है कि कौवा कैसा है, प्यासा है। चौथे वाक्य में पहाड़ी लोग परिश्रमी होते हैं, यहां पर लोगों की विशेषता बताई जा रही है, कैसे लोग, पहाड़ी लोग परिश्रमी होते हैं। तो अच्छा, हरा, सच्चा, प्यासा, पहाड़ी आदि शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण का दूसरा भेद, विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि जो शब्द, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताएं, उनकी गिनती बताएं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 कलम, 2 सेब, कुछ कपड़े। इन तीनों उदाहरणों में 4, 2, कुछ, ये संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो ऊपर जो उदाहरण हमने तीनों देखे, उसमें पहले 2 उदाहरण 4 कलम और 2 सेब, उसमें संज्ञा की जो निश्चित संख्या है उसका बोध हो रहा है कि 4 कलम हैं और 2 सेब हैं। लेकिन जो तीसरा उदाहरण है कुछ कपड़े, इसमें कपड़ों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसलिए संख्यावाचक विशेषण के हम आगे 2 उपभेद करते हैं। संख्यावाचक विशेषण के आगे 2 उपभेद माने गए हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का पता चले, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 कलम हैं, हमारे विद्यालय में 3000 विद्यार्थी हैं, रोहन ने 10 सेब लिए। इन तीनों वाक्य में देखिए 4, 3000 और 10, कलम, विद्यार्थी और सेब की क्रमशः निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा उपभेद अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उसका बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में अनेक दुकानें हैं, फूल वाला बहुत से फूल लेकर खड़ा है। पहले वाले वाक्य में अनेक दुकानें, दुकानों की निश्चित संख्या, अनेक शब्द जो है वो दुकानों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे, और उसी प्रकार दूसरे वाक्य में बहुत से फूल,
फूलों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहा। ये शब्द बहुत। तो ये दोनों उदाहरण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, मैं एक उदाहरण द्वारा आपको निश्चित और अनिश्चित दोनों के अंतर को समझाऊंगी। बाजार में अनेक दुकानें हैं। दूसरा वाक्य, बाजार में 10 दुकानें हैं। इससे आपको अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। बाजार में अनेक दुकानें हैं, यहां पर दुकानों की निश्चित संख्या नहीं है। लेकिन दूसरे वाक्य में बाजार में 10 दुकानें हैं, यहां पर दुकानों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। तो पहला वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है और दूसरा वाक्य निश्चित संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, उसका उदाहरण है। विशेषण का तीसरा भेद। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, मात्रा। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा संबंधी, मापतोल संबंधी विशेषता बताएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा पानी है, मामा जी 2 किलो पेठा लाए। इसमें पहले वाक्य में पानी की मात्रा बताई गई है और दूसरे वाक्य में पेठे की, संज्ञा की, मापतोल संबंधी विशेषता बताई गई है। तो परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल संबंधी विशेषता को बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 उपभेद माने गए हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतोल का पता चले, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मां आगरा गई, वहां से 5 किलो पेठा और 4 मीटर कपड़ा लाई। इस वाक्य में देखिए, पेठा और कपड़ा, इन दोनों की, पेठे की मात्रा और कपड़े की लंबाई, ये दोनों ही निश्चित हैं, 5 किलो और 4 मीटर। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण देखिए, कार में 4 लीटर पेट्रोल डालें। पारुल ने सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा खरीदा। इन दोनों वाक्यों में भी 4 लीटर और 4 मीटर पेट्रोल और कपड़े की निश्चित मात्रा, निश्चित माप तोल को दर्शा रहा है। अतः ये सारे उदाहरण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा उपभेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या माप तोल का ज्ञान नहीं होता, उनकी मात्रा या माप तोल का बोध नहीं कराया जाए, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्कूटर में थोड़ा पेट्रोल डलवा दो, कुछ फल दे दो। इसमें पेट्रोल और कुछ फल, इन दोनों की निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा। पहले वाक्य में थोड़ा और दूसरे वाक्य में कुछ अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए ये दोनों वाक्य अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखिए, थोड़ा शब्द संख्यावाचक विशेषण में भी आता है और परिमाणवाचक विशेषण में भी आता है। तो इसका अंतर कैसे स्पष्ट होगा, ये हमारी संज्ञा पर निर्भर होगा। अगर हमारी संज्ञा गिनी जाए, उसकी गिनती की जाए, तो वो संख्या में आएगा, और अगर उस संज्ञा का मापतोल किया जाए तो वो परिमाण में आएगा। देखिए,
कक्षा में थोड़े बच्चे हैं। दूसरा उदाहरण, मुझे थोड़ा दूध दे दो। पहले वाक्य में कक्षा में थोड़े बच्चे हैं, यहां पर बच्चों की गिनती की जाती है, उन्हें मापा तोला नहीं जाता। तो पहले वाले वाक्य में थोड़ा शब्द जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और दूसरा वाक्य था मुझे थोड़ा दूध दे दो। यहां पर दूध को हम गिन नहीं सकते, दूध की मात्रा या मापतोल किया जाता है, उसकी मात्रा का पता चलता है। तो यहाँ पर थोड़ा शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध करा रहा है। अतः थोड़ा, कुछ, इन शब्दों का प्रयोग करते समय संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में आपको संज्ञा को ध्यान से देखना होगा कि संज्ञा को हम गिन सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को, या फिर उसका मापतोल कर सकते हैं। उसी से हमें पता चलेगा कि वो उदाहरण संख्यावाचक का है या परिमाणवाचक का है। कल हमने विशेषण, हिंदी व्याकरण के विशेषण विषय को पढ़ना आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा और विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ा था। कल हमने विशेषण के जो 4 भेद थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इनमें से हमने 3 भेदों का विस्तार से वर्णन किया था, 3 भेदों के बारे में विस्तार से पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। आज हम विशेषण के चौथे भेद, सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण का चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द, सर्वनाम से आप सब परिचित हैं, इससे पहले हमने यही विषय पढ़ा था कि सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण कौन से हुए? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है। सर्वनाम शब्द होते हैं संज्ञा के स्थान पर लगने वाले, लेकिन जब वो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर ना लगे, संज्ञा को ना हटाएं, बल्कि संज्ञा से पहले लग जाएं, तो वे सर्वनाम शब्द उस संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं, उस संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की सुंदर है। अगर मैं ये वाक्य ऐसे कहती कि वह सुंदर है, तो इस वाक्य में वह सुंदर है, इस वाक्य में वह जो था वो सर्वनाम था, क्योंकि सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा नहीं आई। लेकिन अब मैंने उदाहरण दिया वह लड़की सुंदर है, यहां पर जो सर्वनाम शब्द वह है वो संज्ञा शब्द लड़की से पहले आ गया, तो वह सर्वनाम शब्द जो है वो लड़की की ओर संकेत कर रहा है। तो इस वाक्य में वह शब्द जो है वो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, इस कार में पेट्रोल नहीं है। यहां पर इस सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा से पहले आ गया और उस कार की विशेषता बता रहा है, उस कार की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए दूसरे वाक्य में इस शब्द जो है वो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अभी हमने पढ़ा सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो हम अपनी दुविधा को दूर करने के लिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर को देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं एक शब्द ले रही हूं वह का प्रयोग हम सर्वनाम की तरह भी करते हैं और सार्वनामिक विशेषण की तरह भी करते हैं।
देखिए, वह पढ़ रहा है और वह लड़का पढ़ रहा है। पहले वाक्य में वह सर्वनाम है क्योंकि उस सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आया। लेकिन दूसरे वाक्य में वह लड़का पढ़ रहा है, यहां पर सर्वनाम के बाद संज्ञा आ गई, संज्ञा शब्द आ गया लड़का। तो पहले वाले वाक्य में वह जो है वो सर्वनाम है और दूसरे वाले वाक्य में वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। एक अन्य उदाहरण देखिए, कोई पिताजी को बुला रहा है और कोई सज्जन पिताजी को बुला रहा है। तो इस वाक्य से, इन दोनों उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया कि कोई पिताजी को बुला रहा है, इस वाक्य में कोई शब्द सर्वनाम है और कोई सज्जन पिताजी को बुला रहा है, इस वाक्य में कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इसके बाद देखिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें। विशेषण शब्द हमने पढ़ा, विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, यानी वे जो विशेषण शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि विशेषण शब्द जो हैं वो संज्ञा की जगह भी प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहां पर वैसे देखा जाए तो गरीब विशेषण है, लेकिन ये संज्ञा के स्थान पर आया है, संज्ञा की तरह प्रयोग किया जा रहा है। गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए अर्थात गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। यहां पर संज्ञा का लोप है। उस मोटे को देखो, उस मोटे को देखो, इसमें मोटे शब्द जो है वो विशेषण शब्द है लेकिन संज्ञा के स्थान पर है। तो उस मोटे को देखो की जगह यहां पर उस मोटे आदमी को देखो, यहां पर आदमी संज्ञा शब्द का लोप है। तो उस मोटे को देखो, गरीबों की मदद करो, ये शब्द विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रविशेषण, देखिए विशेषण के अंतर्गत एक अन्य विषय आता है प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण क्या था? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण था, लेकिन जो उन विशेषणों की भी विशेषता बताए वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ये शब्द विशेषण से पहले लगते हैं। उदाहरण देखिए, यह लड़की सुंदर है। इस वाक्य में जो सुंदर शब्द है वो विशेषण है और लड़की जो है वो संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। लेकिन अगर ये वाक्य में इस तरह कहूं कि यह लड़की बहुत सुंदर है, तो ये सुंदर की भी विशेषता हो गई। ये सुंदर विशेषण शब्द जो है उसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो इस वाले वाक्य में देखिए, जो यह शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है, लड़की शब्द जो है वो संज्ञा है आपका, सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है और बहुत शब्द जो है वो प्रविशेषण है। और उदाहरण देखिए, मुझे मीठे दशहरी आम पसंद हैं। यहां पर आम की विशेषता है दशहरी, आम का एक प्रकार है दशहरी, और उस विशेषता की भी आगे विशेषता बता दी गई मीठे। तो जो मीठे शब्द है वो प्रविशेषण है। दशहरी विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, तो मीठे शब्द प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरा उदाहरण देखिए, बहुत साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। साहसी विशेषण शब्द है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, और बहुत शब्द जो है वो साहसी की विशेषता बता रहा है। तो इन तीनों वाक्यों में बहुत, मीठे, बहुत प्रविशेषण शब्द हैं। प्रविशेषण में अन्य शब्द आते हैं बड़ी, बिल्कुल, अत्यधिक। देखिए, माताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, वह अत्यधिक आवश्यक कार्य के लिए दिल्ली गई है। तो प्रविशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो विशेषण की
आगे देखिए विशेषण की अवस्थाएं। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की कोई ना कोई विशेषता होती है। किसी में सामान्य से अधिक होती है, किसी में सामान्य होती है और किसी में सबसे अधिक विशेषता होती है। तो ये जो तुलनात्मक स्थिति है, अधिक, बहुत अधिक, सबसे अधिक, ये जो तुलनात्मक स्थितियां हैं, इन्हीं को विशेषण की अवस्थाएं कहा जाता है। तो विशेषण की मूल रूप से 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? देखिए, मूलावस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, किसी के गुण दोषों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाता, केवल उस विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ की विशेषता बताई जाती है। जैसे विशाल योग्य लड़का है, फूल सुंदर है, राधा अच्छा नाचती है। ये सारे विशाल, फूल और राधा की विशेषता बता रहे हैं शब्द, वाक्य। तो यहां पर विशेषण की मूलावस्था हुई, इसमें कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। विशेषण की दूसरी अवस्था क्या होती है? उत्तरावस्था। इस अवस्था में दो व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों की तुलना करके, दो की, एक को दूसरे से कम या अधिक बताया जाता है। और इसके लिए जो वाक्य में शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं से अधिक, की तुलना में, की अपेक्षा, से बढ़कर, से बड़ा आदि। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उत्तरावस्था में, जब हम दो व्यक्ति, वस्तु और स्थानों की तुलना करते हैं। मोहन विकास से अधिक समझदार है। यहां पर मोहन और विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। इन दोनों की तुलना की जा रही है कि मोहन विकास से अधिक समझदार है। सीता रमा की अपेक्षा अच्छा काम करती है। यहां पर सीता और रमा दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। तो यहां पर उत्तरावस्था। तीसरा उदाहरण देखिए, उत्तमावस्था। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में दो से अधिक प्राणियों, वस्तुओं और पदार्थों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उनकी तुलना की जाती है दो से अधिक, और उन सब में से किसी एक को सबसे बढ़कर या सबसे कमतर, सबसे कम बताया जाता है। जैसे विशाल कक्षा में सबसे योग्य लड़का है। इसमें कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, दो नहीं है। दो होते तो उत्तरावस्था, और विशाल योग्य लड़का है, ये मूलावस्था। लेकिन यहां पर है विशाल कक्षा में सबसे योग्य लड़का है, यानी दो से अधिक की तुलना की जा रही है और उसमें विशाल को सबसे बढ़कर बताया जा रहा है। तो ये विशेषण की उत्तमावस्था है। आन्या लड़कियों में सबसे सुंदर लग रही है। यहां पर बहुत सी लड़कियां हैं, उसमें जो आन्या है वो सबसे सुंदर लग रही है। तो ये विशेषण की उत्तमावस्था है। तो आपने देखा कि विशेषण की अवस्थाओं का वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है। वाक्यों में मूलावस्था में साधारण गुण दोष बताए जाते हैं, उत्तरावस्था में दो की तुलना की जाती है, उत्तमावस्था में दो से अधिक की तुलना की जाती है। उत्तरावस्था में से अधिक की तुलना में की अपेक्षा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तमावस्था में सबसे शब्द लगाया जाता है। अब देखिए, अगर हम इन अवस्थाओं को शब्दों के रूप में, टेबल के रूप में लें तो उसको हम कैसे करेंगे? देखिए, विशेषण की अवस्थाएं अब हम टेबल के रूप में देखते हैं। संस्कृत के शब्दों में तर और तम प्रत्ययों का उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय होते हैं वे शब्द जो शब्दों के बाद में लगते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो उत्तरावस्था में तर प्रत्यय लगाया जाता है और उत्तमा अवस्था में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अगर हम शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो। जैसे हमने एक शब्द लिया सुंदर, इसकी हम तीनों अवस्थाएं देखते हैं। मूलावस्था में सुंदर, उत्तरावस्था में सुंदरतर और उत्तमावस्था में सुंदरतम।
अब इसी सुंदर शब्द को अगर हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो मोहन सुंदर है। मोहन सोहन से सुंदर है उत्तरावस्था, और मोहन सबसे सुंदर है उत्तमावस्था। तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और जब शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन हो तो सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए शब्द अधिक। मूलावस्था अधिक, उत्तरावस्था अधिकतर, उत्तमावस्था अधिकतम, उच्च मूलावस्था, उच्चतर उत्तरावस्था, उच्चतम उत्तमावस्था, लघु मूलावस्था, लघुतर उत्तरावस्था, लघुतम उत्तमावस्था। लघु होता है सबसे छोटा। आगे देखिए एक अन्य विषय विशेषण का, विशेषणों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है, विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। कुछ शब्द तो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे ऊंचा, अच्छा, बुरा, मोटा, सुंदर, छोटा, बड़ा आदि। और कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर की जाती है। उपसर्ग शब्दों से आगे और प्रत्यय शब्दों के बाद। संज्ञा शब्द आपको पता है कौन से होते हैं, सर्वनाम शब्द आपको पता है कौन से होते हैं, क्रिया शब्द आपको पता है कौन से होते हैं, और अव्यय शब्द भी आपने 7वीं कक्षा में पढ़े थे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते, वे अव्यय शब्द होते हैं। तो देखिए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। भारत संज्ञा शब्द है, भारतीय। पत्थर, पथरीला विशेषण बन गया पत्थर का। नीति संज्ञा शब्द है, नैतिक इसका विशेषण है। आदर, आदरणीय। उसके बाद देखिए सर्वनाम। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। सर्वनाम जो, इसका विशेषण शब्द बनेगा जैसा। हम, हमारा। कौन, कैसा। मैं, मेरा। आगे देखिए क्रिया से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। क्रिया शब्दों से कमाना, कमाना क्रिया है, विशेषण बन गया इसका कमाऊ। वह व्यक्ति कमाऊ है, इसमें व्यक्ति की विशेषता बताई गई कमाऊ। चलना, चालू। भूलना, भुलक्कड़। मैं बिल्कुल भी भुलक्कड़ नहीं हूं, मेरी विशेषता बताई गई है। मिलना, मिलावटी। आजकल हर वस्तु मिलावटी है, वस्तुओं की विशेषता बता दी। इस तरह से मिलना क्रिया है और मिलावटी विशेषण। अब देखिए अव्यय से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं। अव्यय आगे, आगे अव्यय शब्द का विशेषण बनेगा अगला। बाहर, बाहरी। तो इस तरह से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। कुछ तो मूल रूप से ही हमारे विशेषण होते हैं शब्द, और कुछ शब्दों की रचना इन सब शब्दों की सहायता से की जाती है। तो आशा है आपको विशेषण विषय पूरी तरह से समझ आ गया होगा। भैया आ जाओ जरा।